हेलो दोस्तों, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमने लूशन जी के सीरीज़ शुरू की थी। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट वाला थोड़ा रिवीजन करेंगे पहले और उसके बाद हम अपना आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपने जो हमारी वीडियोस को प्यार दिया वो बहुत ही अच्छा लगा हमें, और खूब सारा लाइक और शेयर करें इसको और अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। कल मतलब पहले जो पार्ट हमने अपलोड किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री होती है उसको मतलब सारी कंट्रियों की हिस्ट्री अलग अलग होती है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, एक अपनी अपनी हर एक कंट्री की हिस्ट्री होती है। तो जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीन इसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसको इजी बनाने के लिए। और फर्स्ट पार्ट एंशियंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने भारत के जो अलग अलग नाम हैं इंडिया के, वो नाम कहाँ कहाँ से आए हैं और कैसे इसका नामकरण हुआ इंडिया की कंट्री का, उसके बारे में डिस्कस किया था। जो भारतवर्ष है या भारत नाम है तो वो भरत के देश के नाम पर पड़ा है। उसका पुराणों और महाकाव्यों में जिक्र है। और यूनानियों ने इंडिया नाम दिया है इंडस नदी के बेस पे, इंडस रिवर के बेस पे। और जो हिंदुस्तान नाम है वो मुस्लिम इतिहासकारों ने नाम दिया है। और हमने फिर इसके बारे में धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ्स के बारे में अपनी लिस्ट तैयार की थी कि हम किस किस ग्रंथ के बारे में कैसे कैसे पढ़ेंगे। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ऐसे हमने वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया। और उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने वेद के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया था कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है और शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद आता है और वो बाद में जाकर यजुर्वेद से जुड़ जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, इसके बारे में पढ़ा था। फिर जो 10,462 ऋचाएँ हैं उनको आगे फिर से डिवाइड किया गया है कि जो इंद्र का जिक्र है वो 250 बार आता है और अग्नि का जिक्र 200 बार आता है। और जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको होत्री कहा जाता है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसके बारे में जानकारियाँ मिलती है ये भी हमने इसमें बात की थी। 8वां मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। फिर 10वें मंडल की बारी आई थी, उसमें चतुष्वर्ण समाज के बारे में हमने डिस्कस किया था। थोड़ा आगे तक भी हमने बताया था, जो भी हमारी फर्स्ट वीडियो का है उसमें, उसके बाद एडवांस में भी थोड़ा हमने बताया था कि जो चतुष्वर्ण समाज है वो कैसे कैसे डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 10वें मंडल में इसका जिक्र है। और 4 वर्णों में जैसे ये डिवाइड था तो उसमें ऐसा था कि कोई अगर ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण ही होगा, ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन नहीं था, कोई कंडीशन नहीं थी। ये सिर्फ हमारा इसका बेस था जो वो कर्म के ऊपर था कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी मतलब पार्ट में रखा जाएगा, उसी वर्ण में रखा जाएगा। जैसे कोई अगर शिक्षा का कार्य करता है तो उसको ब्राह्मण के वर्ग में रखेंगे, अगर कोई रक्षा का कार्य करता है तो उसको क्षत्रिय के वर्ण में रखेंगे, कोई व्यापार करता है तो वो ट्रेड करता है तो वो वैश्य के क्षेत्र में होगा, और अगर कोई सेवा क्षेत्र को ज्वाइन करता है तो वो सर्विस करता है तो उसको शूद्र के श्रेणी में रखे जाएंगे। तो आज हम यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। आपको इन वीडियोस में हमारी में बिल्कुल ही कम टाइम में और अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी, शॉर्ट जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमने पीछे जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में बताते हैं कि जो चारों वर्णों में जो आधार था वो कर्म था। कर्म वर्ण का आधार था, इसमें भेदभाव नहीं था। उत्तर वैदिक काल में यह कठोर रूप ले लेती है।
जैसे कोई शिक्षा का क्षेत्र में काम करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर उसके बच्चे डिफेंस को ज्वाइन कर लेते हैं, चुन लेते हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे। और फिर अगर उनके बच्चे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर शूद्र कहलाएंगे। और फिर अगर उनके बच्चे फिर से शिक्षा को ज्वाइन कर लेते हैं, शिक्षा के व्यवसाय को अपना लेते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर से ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा कर्म के बेस पे ये डिवीज़न था। कोई जैसे बर्थ बेस, बाद में ये बर्थ का रूप ले लेती है कि जब जैसे ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बन जाता है और क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बन जाता है, बाद में ये बर्थ बेस पर हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कर्म के बेस पर था। जाति व्यवस्था की बात करने पर कुछ लोग इसको धर्म या भगवान से जोड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। 4 वर्णों के लोगों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो वो धर्म सूत्र में किया गया है। ये बात आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखें कि जो 4 वर्णों के लोगों का कर्तव्यों की बात आती है, तो वो धर्म सूत्र में इनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जैसा कि अभी हमने आपको शुरुआत में बताया कि जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य हैं, उनको जानने के लिए जो वैदिक साहित्य हमारे हैं, तो उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है 2nd नंबर पे, जो बाद में जाकर यजुर्वेद से जुड़ जाता है। नेक्स्ट है सामवेद। तो जो गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन हो। सामवेद मतलब जो हमारा ऋग्वेद था, उसकी ऋचाएँ, उसके श्लोक, उसका मतलब इतना डिफ़िकल्ट था संस्कृत में कि उनको समझ पाना इजी नहीं था। उनको याद रखने के लिए, उनको समझने के लिए हमने म्यूज़िक का सहारा लिया कि जो कोई भी चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है, उसको एक लय में या धुन में बनाकर अगर उसको हम सीखते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए। इसलिए ऋग्वेद की में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो श्लोक दिए गए हैं, जो ऋचाएँ दी गई हैं, उनको गाकर हमने सीखने की कोशिश की। गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन हो, इसीलिए इसको सामवेद को म्यूज़िक, संगीत का जनक भी कहा गया है। वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, उसे सामवेद कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत का जनक कहा गया है सामवेद को। और जो इसका पाठ करता होगा, इसका रीडर होगा, उसको उदात्र कहा जाएगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद। जो यज्ञ शब्द आपको इसमें दिखाई देता है स्टार्टिंग में, उसका अर्थ है यज्ञ। यज्ञ शब्द मतलब क्रमकांड, रीति रिवाज, रिचुअल्स के नियम, इसमें कैसे नियम होंगे, क्या नियम होंगे, यही सब इसमें दिया गया है। वैदिक क्रमकांड के नियमों का संकलन इसमें है। और इसके पाठकर्ता हैं, जो इसको गाने वाले हैं, उसको अधर्व्यू कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि गद्य एवं पद्य दोनों में ये मिलता है। इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में इसको पाया जाता है। ये इकलौता ऐसा वेद है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता हैं अथर्व ऋषि, जिस सबसे आखिरी में रचित वेद है ये। इन ऋषि के नाम पर ही इनका नाम पड़ इस वेद का नाम पड़ा है, अथर्व ऋषि के नाम पर सबसे आखिरी में रचा गया है, इसलिए इसको न्यूएस्ट वेद कहते हैं। और इसके बाद इसका डिवीज़न दिखाया जाता है कि ऋग्वेद सबसे पहले और पुराना वेद है, सामवेद उसके बाद आया है। इन दोनों के बीच में शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई थी, लेकिन वो बाद में यजुर्वेद से जुड़ जाता है। उसके बाद यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इनके रचयिता अथर्व ऋषि हैं। इसमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि की जानकारियाँ इसमें मिलती हैं, जैसे डिजीज़ प्रिवेंशन, विचक्राफ्ट, मैरिज आदि, विचक्राफ्ट, मैरिज एक्सेट्रा। हाँ, सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास, कॉमन मैंस हैं जो उसके बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस का इसमें मिलता है, जिक्र मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो जो राजा होता था, कोई भी निर्णय अगर करता था, तो सभा और समिति इन दोनों को, ये दोनों राजा की जो निर्णय होते थे उसको
एक तरह से प्रभावित करती थी। इनका पूरा मान सम्मान था और मतलब ये कोई भी डिसीजन लेने में इनका काफ़ी योगदान होता था। और प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा है कि जो प्रजापति होते हैं वो देवता हैं, उनकी इन 2 पुत्रियों के समान ये समितियाँ थीं जो राजा के निर्णय को प्रभावित करती थी। कन्याओं के जन्म की इसमें निंदा की गई है। ब्लेसमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स, मतलब कन्याओं के जन्म होने पर निंदा की जाती थी, उनको अच्छा नहीं माना जाता था। समाज ओपन था, वैसे आगे चलकर बाद में विचारों में और समाज में इतना संकुचन आ जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी तक जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, वो बहुत ही ओपन सोसाइटी है। आगे पढ़ते हैं। वेदांग। वेदांग है सूत्र साहित्य। जो वेदांग हैं, एक बार उसका डिवीज़न देख लेते हैं। वेदांग्स इन सूत्र फॉर्म। मैट्रिक्स, छंदास, ग्रामर, व्याकरण, एटामोलॉजी, निरुक्ता, ओरिजिन ऑफ वर्ड इसमें बताया गया है। एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषा, रिचुअल, कल्पा, फोनेटिक्स, शिक्षा। तो जो ये डिवीज़न है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप देख पा रहे हो तो, और नहीं तो आप मुझे सुनकर भी इसको समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा रेड पेन से लिखा है तो इसलिए आपको कम सा शो हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बोल के ही मैंने आपको सुनाया है। एक बार फिर से सुन लें। फोनेटिक्स शिक्षा, रिचुअल्स कल्पा, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिषा, एटोमोलॉजी निरुक्ता, ओरिजिन ऑफ वर्ड जहाँ से मिलता है, ग्रामर व्याकरण, मैट्रिक्स छंदास। आगे पढ़ते हैं। जो 4 वेद हैं, जो हमारे 4 वेद बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, या जिनकी रचना तो खैर नहीं हुई, इनको संकलित किया गया है। तो 4 वेद जो बनाए गए हैं वो उनको समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई है। 6 वेदांग की रचना की गई है। जो ये 6 वेदांग हैं इनको आगे देखते हैं। वेदों को समझने हेतु रचित ग्रंथ, कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड वेदास। वेदों को समझने के लिए जो रचित ग्रंथ हैं उनको वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। देयर नंबर इज 6। शिक्षा, फोनेटिक्स उच्चारण, कि जो ऋग्वेद में जो शिक्षा दी गई हैं, जो फोनेटिक्स दिए गए, जो उच्चारण दिया गया है, उनका कैसे, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका उच्चारण कैसे होगा, उनको कैसे प्रोनाउंस्ड किया जाएगा, इसमें ये दिया गया है कि और कल्प, रिचुअल्स, रस्म और समारोह कैसे होंगे, सेरेमनी कैसे होगी, कैसे रस्म समारोह होंगे, उसके बारे में बताया गया है। व्याकरण तो आप सब जानते ही हैं। निरुक्त, एटामोलॉजी, मतलब कैसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स आपको समझ आ जाते हैं, कुछ नहीं आएंगे। संस्कृत में वर्ड है ऋग्वेद में, तो उन शब्दों की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, उसके बारे में एटामोलॉजी में लिखा गया है। छंद, मैट्रिक्स और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। तो इस तरह से ये 6 वेदांग हैं जो 4 वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और जब तक आप यहाँ तक पढ़िए, और इसके बाद हम पुराणों की चर्चा करेंगे आगे कि कितने पुराण हैं, कौन सा पुराण में किस किस बारे में बताया गया है, और आगे उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस को भी आप रिवाइज करते रहें और इसको भी खूब सारा लाइक और शेयर करें और हमें लाइक करके मोटिवेट करें। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।